हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसान क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। यह खान सर के द्वारा तैयार किया गया दरोगा टेस्ट का सेट नंबर 2 है और इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें कुल 100 प्रश्न दिया गया है। सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष अभी प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। 3 नंबर सही है। और प्रीति सूदन का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक निर्धारित किया गया है। इनका कार्यकाल 2025 तक है। इससे पूर्व यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी थे, जो किसी कारणवश व्यक्तिगत समस्याओं के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिति वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको मांग पुष्पस्फीति कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, मांग पुष्पस्फीति। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे 5 नंबर में मैच दिया गया है कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए से घटकर 4 रुपया हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाता है, तो मूल्य का लोच का गुणांक क्या होगा? यह आपका एक तरह से इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है। इसका फॉर्मूला होता है कि मांग लोच बराबर आपूर्ति की गई मात्रा प्रतिशत का परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है। मांग लोच बराबर हो जाएगा कि मात्रा में परिवर्तन, मात्रा प्रतिशत में परिवर्तन बटा मूल्य प्रतिशत का परिवर्तन। तो बस यहाँ से आपको काट देना है, 100 कट जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 गुना 6 बटा में 2 गुना 100। तो 50 गुना यहाँ पे 6 कट गया, 2 तियारी 6 यानी 3/2 आ गया, यानी 1.5। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में यहाँ 1.5 होगा। छठा प्रश्न है कि यदि उपभोग फलन P बराबर 150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय 2000 रुपया है तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर बराबर यानी y बराबर C प्लस I होता है, जिसमें उपभोग फलन प्लस निवेश व्यय होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए इसी पे हम लोग बिठा देते हैं कि y बराबर C का मान दिया गया है 150 और प्लस 0.6y और I का मान है 2000। इस y को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ जाके घट जाएगा, तो y में से 0.6y घटेगा तो 0.4y बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2150। तो y बराबर हो जाएगा 2150 बटा 0.4 और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा। अब बस इसे काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5375। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है कि विजन इंडिया @2047 क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ या विकसित बनाना है। ऑप्शन अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तो यह भी सही है। 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो आपका यह भी कथन सही है। भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है। तो यह कथन सही नहीं है। तो आपका इसमें से केवल 1, 2 और 3 कथन सही है। यही उद्देश्य है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। या इसे फिर हम लोग NSSO कहते हैं। इसी के द्वारा बेरोजगारी आंकड़ा तैयार किया जाता है। NSSO की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। तो 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी कहा जाता है। सिडबी कहा जाता है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल
1990 ईस्वी को किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया था? जीएसटी को 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था और यह विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। तो इसका 2 नंबर सही है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? यह विमुद्रीकरण कहलाता है, यानी पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चालू करना विमुद्रीकरण कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वह 51% है। अगर पूछ दे कि सबसे उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है तो वह रोहतास हो जाएगा जो 73.4% है। तो चलिए 13 का 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह होता है, किस पीठक में होता है? बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह किस पीठक में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनय पीठक। विनय पीठक में नियमों का संग्रह किया गया है। पीठक 3 होगा, एक सूत पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक। सूत पीठक में उपासकों के मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है। अभिधम पीठक में इसे विशेष या उच्च शिक्षा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो इसने अपने शिलालेख में पल्लव वंश का जिक्र नहीं किया या पल्लव वंश का उल्लेख नहीं किया है। तो ऑप्शन बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश के पुत्री थे, यह 1236 में अपने गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था। बलवंत की अगर बात करें तो यह 1266 में गद्दी पर बैठा था और नसरुद्दीन 1246 में गद्दी पर बैठा। ये सभी जो है यह गुलाम वंश का है। तो देख लीजिए कौन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले आया इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, उसके बाद हो जाएगा नसरुद्दीन, उसके बाद बलवंत। 1 नंबर सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मंदसौर की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये मंदसौर की संधि को ही सलाबाई की संधि कहा जाता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं कि किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो इसका वर्णन मुगल के शासक बाबर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा ही किया गया था। फिर बाबर का उसके बाद आता है उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर 1556 तक रहा, लेकिन ये पूरा कार्यकाल एक साथ नहीं रहा। इसमें बीच में यह अपने पद से हट भी गया था। इसके बाद फिर अकबर आता है, अकबर के बाद फिर जहांगीर, उसके बाद फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आता है। चलिए आगे है कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो गांधी जी का सबसे बड़ा या पहला सत्याग्रह बिहार के में हुआ था। यह हुआ था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और इस सत्याग्रह के लिए बिहार में गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा प्रयास किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में किया गया था और इसमें 3 सदस्य था, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों था और लॉर्ड हार्डिंग ये नहीं था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। और पैथिक लॉरेंस उस समय भारत का सचिव था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापारी मंडल का अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री हुआ करता था उस समय। आगे देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक इसका कार्यकाल रहा। इसने अपने शासनकाल में निम्न में कौन सी घटना नहीं हुई थी? यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन सा घटना नहीं हुआ है? खिलाफत आंदोलन यह 1919 में हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और तृतीय अफगान युद्ध यह भी 1919 में हुआ था। तो देख लीजिए आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 16 से 21 के बीच में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही हो जाएगा विनोबा भावे
दूसरे सत्याग्रही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो आपका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर कभी पूछ दे कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वह हो जाएगा बृहदत्त, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में आके मिलता है? तो बिहार में जो घाघरा नदी है यह छपरा के निकट आके गंगा नदी में मिल जाती है, तो 2 नंबर सही है। और जो घाघरा नदी है यह बिहार में सर्वप्रथम गोपालगंज में प्रवेश करती है। आगे देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में किन 2 देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु फैली हुई है? तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान वह बृहद हिमालय के शिखर पर ही स्थित है, तो वह हो जाएगा नेपाल और चीन, 2 नंबर सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिजरपोय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो यह कहाँ आया था? तो यह जो था यह गुजरात तटीय क्षेत्र में आया था, यहीं पर सबसे अधिक इसका प्रभाव रहा। देखिए एक पेज में पूरा नहीं आ रहा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर को हाइड कर दे रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो आगे 28 नंबर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 30 अप्रैल 1908 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल से है, यानी शूटिंग से है। आगे देखिए 30 नंबर, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ लगता है, 1 नंबर सही है। बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की सीमा जो है यह 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ इसकी जो सीमा है भारत की वो है 3488 किलोमीटर। अगला प्रश्न 31 नंबर के थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है किससे? यानी इसका संबंध किससे है नहीं है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ही ऑप्शन गलत है। जो थायरॉक्सिन होता है जो यह ऑटो ग्रंथि से निकलता है। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है? तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स दही हो जाएगा, तो इसका 4 नंबर सही है। आगे देखिए कि कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? यानी कार टी सेल थेरेपी का संबंध कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में है, तो मध्यजीवी महाकल्प में कौन शामिल है? तो मध्यजीवी महाकल्प में जुरेसिक कल्प, क्रिटेशियस कल्प और ट्रायसिक कल्प, ये तीनों शामिल था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी सही है। अगर प्रथम पूछ दे तो प्रथम पे आ जाएगा चीन, अब भारत सेकंड नंबर पे है। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तर कोरिया को कहा जाता है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। थाईलैंड की अगर बात कर ले तो थाईलैंड को लैंड ऑफ हाइवर्ट एलिफेंट कहा जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल और लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। 37 नंबर है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा, 3 नंबर सही है हनोई। पोर्ट विला वनातु का राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा बैंकॉक। चलिए आगे है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र के प्रधानता रहती है? यानी कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के चित्र का प्रधानता रहता है, मुख्य विशेषता होता है? तो इसमें पौराणिक कथा एवं रीतिकालीन नायक नायिका का उल्लेख होता है, तो 3 नंबर सही है। आगे देखिए दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? यानी ऑनलाइन पेमेंट में भारत का कितना % हिस्सेदारी हो जाएगा? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए 48.5%, यहाँ पॉइंट है, ऑप्शन ए सही है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक हो जाएगा नारायण पंडित, 3 नंबर सही है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? यह जो पुस्तक है यह सौरभ गांगुली की पुस्तक है, 3 नंबर सही है सौरभ गांगुली। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो जो पुस्तक है इनका यह है प्लेइंग इट माई वे। टाइगर वुड्स की अगर बात करें तो हो जाएगा प्ले हाउ आई प्ले गोल्फ। और ब्रेन लारा की पुस्तक है ब्रीथिंग द फील्ड ब्रेन। आगे देखिए 42 नंबर है कि कॉपर, स्टेनस, स्टील और जिंक किसका मिश्रण है? ये तीनों मिलाने के बाद आपका बनता है गन मेटल, 4 नंबर सही हो जाएगा गन मेटल। आगे देखिए 43 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CS। 44 नंबर में कहा गया है कि अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए
मिश्रण पृथक प्रक्रिया कौन सा होता है? तो इसको अलग करने का जो प्रक्रिया वो हो जाएगा निस्तारण। 4 नंबर सही है निस्तारण। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो 45 का जो गलत कथन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, इसका गलनांक निश्चित होता है। बिल्कुल गलत है। अक्रिस्टलीय का गलनांक कभी भी निश्चित नहीं होता है। एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? जब इसको तनु H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 3 नंबर सही है। रक्त द्रव अवस्था में एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाता है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। स्कंदन सही उत्तर है। 48 नंबर में एक कथन एक कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड के बाद धूमिल हो जाता है। सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो आ रहा है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम चेंज किया गया है और नाम बदलकर अब इसे गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच टू फ्रॉम टू अपोजिशन गिवन बिलो। आई से दैट आई राइट अ लेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई से आई राइट अ लेटर। बस इसको कॉमा के अंदर करना था। डांसिंग एम्पायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डेविड सेफर्ड। डेविड सेफर्ड को डांसिंग एम्पायर के नाम से जाना जाता है और यह इंग्लैंड का निवासी है। सिम का विस्तृत रूप क्या है? तो सिम का SIM का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवरी। पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है यह जॉन किट्स का है। 2 नंबर सही है। 55 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ खिलाड़ी दिया गया, दूसरी तरफ उसका उपनाम दिया गया है। बाइचिंग भूटिया का हो जाएगा द सिक्किम स्नाइपर। मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा मैग्निफिसेंट मैरी। 4 नंबर हो जाएगा। हिमा दास का हो जाएगा, हिमा दास का उपनाम है ढिंग एक्सप्रेस। 2 नंबर है। संदीप सिंह का संबंध है फ्लिकर सिंह से। 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 4 2 1। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होता है? तो दोनों पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होता है तो हो जाएगा बेसबॉल और खो खो। इन दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9 होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उनमें कब पुरस्कार दिया गया? यानी उर्वशी पुस्तक के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए? तो यह उर्वशी पुस्तक के लिए। भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। वे किस राज्य के थे? यानी पिंगली वेंकैया का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से था। 4 नंबर सही है। आगे देखिए यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? यूरो 2024 का फाइनल मैच स्पेन के द्वारा जीत दर्ज कर लिया गया है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किंग जिलेट के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही है। और इसका आविष्कार 1901 में किया गया था। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश का एक शब्द क्या है? तो इसका जो शब्द है वह हो जाएगा म्यान। तलवार को म्यान में रखा जाता है। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? यानी किसका जो मिलान है वह सही अर्थ प्रकट नहीं करता? आदि का आरंभ होगा, आदि का अभ्यस्त भी होगा। कपी का घिरनी और कपी का बंदर भी होगा। ठीक है। तरनी का नाव होगा, तरनी का सूर्य होगा। तो देखिए यहाँ मात्रा का बहुत बड़ा खेल है। जो ये जो तरनी है न में जो है और सही जो री लगा हुआ है इसका मतलब सूर्य होता है। इस तरनी का मतलब सूर्य होगा और दीर्घई तरनी का मतलब हो जाएगा नाव। यहाँ पे देखिए खासकर ध्यान देना, हर्षई दीर्घ में यहाँ पे अंतर दिया गया है। तो 3 नंबर ही गलत है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या समान होता है? तो अगर कोई वस्तु शून्य से गिर रहा हो तो उसमें त्वरण जो होता है वह समान होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? मनुष्य जो है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 200 केजी भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा? तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार 200 केजी ही होगा। और यह जो है
यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर संबंधित है। 66 नंबर पे कि क्रोमैटोग्राफी या वन लेखन का संबंध किससे नहीं है, इसका संबंध किससे नहीं है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग किया जाता है, यही जो है इसका संबंध डी से नहीं है। 67 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदक को प्रदर्शित करता है। एक्स को वेग बताया गया और इधर ए से वाई की ओर समय है, तो इसमें पूछता है कि कौन है जो शून्य त्वरण मंदक को प्रदर्शित नहीं करता, डिनोट नहीं करता है, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीसी जो है मंदक को डिनोट नहीं करता है। एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता, जिसे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी में उसने 77 रन बनाया और औसत स्कोर का 3 के वृद्धि हो गया, तो 11वीं पारी में के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, माना कि 10वीं पारी तक का उसका औसत स्कोर x था, ठीक है, तो 10x यानी 10 पारी का कुल रन हो गया, प्लस 11वीं पारी में उसने 77 रन बनाया, तब इसका जो औसत स्कोर हो गया 11 प्लस x प्लस 3, औसत स्कोर 3 बढ़ गया। तो देखिए इधर 11वीं पारी का कुल रन और यहाँ भी 11वीं पारी का कुल रन बराबर हम कर दिए हैं, तो बस यहाँ से मान निकालिए 10x प्लस 77 इक्वल टू 11x प्लस 33, यहाँ x बराबर हो जाएगा 44। तो यह जो 44 है यह 10वीं पारी का औसत स्कोर है। अगर 11वीं पारी का यहाँ पूछ रहा है तो बस इसमें से 3 जोड़ देना, तो हो जाएगा 47। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग का विस्तार करना, 4 नंबर सही हो जाएगा। 70 नंबर मैथ दिया गया और देखिए दरोगा में कोई मैथ हार्ड या एडवांस लेवल का नहीं पूछता है, सिंपल सा अर्थमेटिक रहता है। इसमें 2 रेलगाड़ी ए और बी के समान समय पर चलना प्रारंभ करती है, दोनों रेलगाड़ी समान समय में चलना प्रारंभ करता है। एक का चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब ये मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा हो तब उसका चाल जुट जाता है, यानी उसका सापेक्ष चाल ऐड हो जाता है, तो 100 प्लस 85 जुट जाएगा, तो 185 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था। लेकिन यहाँ बोला गया है यह कि इस प्रश्न में बोला गया कि ये जो है एक ट्रेन, इन दोनों ट्रेन में एक ट्रेन 210 किलोमीटर की अधिक यात्रा दूरी तय कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग अब आपेक्षिक चाल निकालेंगे, तो आपेक्षिक चाल हो जाएगा 15, यानी 100 में से 85 घटा देंगे तो 15 आपेक्षिक चाल बच जाएगा। तो 210 में से अधिक दूरी तय किया, तो यहाँ से हम लोग इसका समय निकाल लेते हैं, तो 210 बटा 15 से भाग देने पर इसका जो समय आ जाएगा वो 14 घंटा। 14 घंटा यहाँ समय आ गया, तो अब बस यहाँ से हम लोग कुल दूरी निकाल लेते हैं। ए और बीच के कुल दूरी हो जाएगा 14 घंटा और 185, इससे समय से गुना कर देते हैं, तो हो गया आपका यहाँ पे 2590 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 71 नंबर देखिएगा कि इसमें एक से एक धनात्मक श्रेणी है, यह जो है एक गुणात्मक श्रेणी में प्रश्न को दिया गया है। तो गुणात्मक श्रेणी में ए का इसमें जो मान है वह 1 बटा 1 प्लस एक्स, ए का मान हो गया, इसमें से आर का मान हो गया 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, और यह माइनस में यह आर का मान हो गया, और इसमें एस का जो मान है वह है 1 बटा 1 माइनस आर। तो इसी को बैठा करके हमको गुणात्मक श्रेणी के मान में बैठा कर आंसर निकाल देना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। आई सब काटने के बाद आपको आंसर आ जाएगा फाइनली 1/2। ये थोड़ा प्रश्न था, मुश्किल था, इसको देख लीजिएगा, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न था। आगे देखिए 72 नंबर दिया गया कि यदि लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया, यानी 6% ने मतदाता ने यानी वोटर ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, यानी वोट नहीं दिया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से जीत गया है, यानी जो जीतने वाला वो विजेता है, वो 49% मत प्राप्त किया है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कुल निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो देखिए पहले था कुल मतदाता 100% हो जाएगा, लेकिन 6% वोट नहीं दिया तो बच गया 94%। 94% ने वोट दिया, विजेता ने कुल मतों का 49% प्राप्त किया है। तो हारने वाला कितना परसेंट मत मिला है, तो हारने वाला को मिला है 49 में 94 में से आप 49 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 45% वोट मिला है हारने वाला को, और यह 1300 मत से जीत गया है। तो जो मतों का जो अंतर होता है यह 49% और 45 के बीच का जो डिफरेंस होता है वही इसका अंतर होता है। तो 4% बराबर 1300 हमको दे दिया गया है और 100% का मान निकालना है। तो 1300 बटा 4 गुना
100, यहाँ से 25 से गुना हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 में 1300 से गुना कर दीजिएगा तो आपका फिर मान आ जाएगा 32,500। ऑप्शन ए सही है। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो बस इसको आप चित्र बना लीजिए। यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4 और 5, 2:20 पर ही कर रहा है। तो जब 2:20 पे घंटा का सुई यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 2 से आगे होगा और मिनट का सुई 4 पे होगा, 4 पे ही 20 होगा, तो इन दोनों का बीच का कोण क्या होगा? तो देखिए यहाँ से 5 और 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, मिनट के सुई के अंतर हो गया, तो 10 छक्का 60। मिनट के सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री हो गया। लेकिन इन 20 मिनट में घंटा का सुई थोड़ा नीचे गया होगा, तो घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 10 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 50 डिग्री। 73 का एक सही है। या इसका एक फार्मूला भी होता है, आप उसका उस तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला होता है 30H माइनस 11/2M, ये आप फार्मूला भी इससे ही बना सकते हैं। आगे मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो सेवा है यह विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 नंबर सही है। 75 नंबर में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 नंबर सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी किसका मिलान है जो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। चार्ल्स पियरे डिफेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। आधुनिक खेल का जनक बैरोन पियरे डी कोवाटियन को कहा जाता है, यह माना जाता है। आगे देखिए 77 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है? नीति आयोग का गठन से संबंधित प्रावधान न तो संविधान में किया गया न ही इसका गठन संसद के किसी अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो इसका संबंध किसी भी अनुच्छेद से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा गलत है? 78 का ऑप्शन नंबर 3 गलत है। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। बिल्कुल गलत है यह। 79 नंबर है, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो यह पहला व्यक्ति का नाम है सुनीता विलियम और वुड विलमोर। 2 नंबर सही है। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मीसा जो था अधिनियम 1971 में लाया गया। टाडा 1987 में लाया गया। पोटा को 2001 में लाया गया था और एनएसए जो था यह 1981 में लाया गया था। तो देख लीजिए इसका 2 नंबर हो जाएगा। पहले आ जाएगा 1 नंबर, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 2, फिर 3। संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। 3 नंबर सही है। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितने होता है, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदन के सदस्यों का कुल का 10वां भाग। आगे देखिए 83 नंबर, निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बाकी सभी ऑप्शन राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों का उल्लेख संविधान में है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत कौन सा है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है, यही गलत है। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना जो होता है वह भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो 84 का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया गया है? इन तीनों जगह पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण 106वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। चुनाव की किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाता है? जब कोई प्रत्याशी यदि चुनाव में कुल वैध मतों का 1/6% वोट भी हासिल नहीं कर पाता है तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बाद कहा गया जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 4 में राज्य का नीति तत्व है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है जो अनुच्छेद
152 से लेकर 151 तक है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? यानी 103वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है, 103 के तहत दिया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। कोचीन हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाया जाता है। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, 3 नंबर सही है। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में से हुआ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक हो जाएगा कागज से बना शेर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 नंबर में दिया गया है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा? तो एमपीएस का मान हो जाएगा 0.2 यहाँ पे हाइपर नहीं है, 0.2 है, 3 नंबर सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, यानी स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है, और यह जो है बैरन द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 94 नंबर में मिलान करना है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और ओडिशा में ओडिशा से हो जाएगा। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 3 2 1। 95 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपने यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवेर ने फिजी का सम्मान प्रदान किया है। फिजी देश का सम्मान प्रदान किया है, तो यह कौन सा सम्मान था? तो फिजी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा 96 नंबर, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है? विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता उरुग्वे था, 4 नंबर सही हो जाएगा। 97 नंबर में इसका मान निकालना है, इसमें a + b + c का मान बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। सबसे पहले जो a का मान निकालना है, तो हम लोग 9 में 26 से भाग देंगे, 9 को 26 को भाग देना है, तो ये 2 बार में लग जाएगा, 18 आ जाएगा और शेष बचेगा 8। ये जो 2 आया यह a का मान हो गया, a का मान 2 हो गया जो भागफल आता है। फिर 8 से हम लोग 9 में भाग देंगे, 8 से 9 में भाग देंगे, जो 9 यहाँ पे है, जो शेष बचा उससे हम लोग 9 में भाग देंगे, तो 1 बार में लगेगा, 8 बचेगा। तो ये जो 1 आया यह b का मान हो गया। अब जो शेष 1 बचा, 1 को 1 से हम लोग 8 में भाग देंगे, तो यहाँ पे 8 बार में लगेगा, तो ये जो 8 है यह c का मान हो गया। तो बस निकाल दीजिए, a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 8, 8 और 10 1 11 आंसर हो गया 1 नंबर। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद के स्थापना और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, 2 नंबर सही है। भारत रत्न से सम्मानित एस सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से सम्मानित है? एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध कर्नाटक संगीत से है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 100 नंबर और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसको सही सेंटेंस को चुनना है। तो 100 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, यही इसका सही प्रश्न आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।